अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है। तो हम अपने क्लिनिकल मेडिसिन की जो ये सीरीज़ है इसके नेक्स्ट एपिसोड की जानिब जा रहे हैं और आज हमने दावत दी है डॉक्टर यासिर को। डॉक्टर यासिर ने अपने जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, बी इट आईएमएम और एफसीपीएस थ्योरी या क्लिनिकल मेडिसिन, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं और बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे जानें उनकी ज़बानी, उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने कैसे तैयारी की, स्टडी कैसे की, उनका एग्ज़ाम डे कैसे था और इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी जो कि शायद हमारी नॉलेज में नहीं है। तो जुड़े रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्लिनिकल पॉडकास्ट अबाउट द सक्सेस जर्नी ऑफ डॉक्टर यासिर। जी सर, अभी क्लियर है। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। ओके। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑल द एफसीपीएस कैंडिडेट्स। मैं अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है, डॉक्टर यासिर कमर, और करंटली मैं अभी सीनियर रजिस्ट्रार एज ए इंटरनल मेडिसिन बख्तावर अमीन टीचिंग हॉस्पिटल मुल्तान में काम कर रहा हूँ। और मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है एफसीपीएस का वो 2019-2023 का है सेशन, और निश्चित से ही मेरी ट्रेनिंग है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 आईएमएम और पार्ट 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है, आईएमएम रिटन एंड क्लिनिकल भी। और बाकी अभी फ़िलहाल मैंने अभी 1 मंथ हुआ है वहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। मेरी मैं मई में मेरा क्लिनिकल एग्ज़ाम था। तो दैट्स इट, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ड्यूरिंग मेरी ट्रेनिंग। मैंने बाकी एमआरसीपी 1 एंड 2 भी क्लियर किया था अपना ड्यूरिंग अपनी एफसीपीएस ट्रेनिंग ही। तो आज के सेशन में डॉक्टर आकाश का पहले तो मैं थैंकफुल हूँ। और हमेशा मैं अपने टाइम पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी में ढूंढता था कि मुझे कोई इस तरह का गाइड करने वाला कोई हो बंदा लाजमी, जिस तरह के अभी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि कोई इस तरह के हमें कोई सेशंस करवा देंगे जिसमें हमें प्रॉपर जो है वो गाइडेंस, आप लोगों को बाकियों को सबको पता ही है ट्रेनिंग के फ्लॉज हमारे कितने ज़्यादा हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उनका मैं थैंकफुल हूँ। तो इसके सेशन में आज के हम बड़ा ब्रीफ सा जो है ना वो सारा जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को, और मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम्स का, और ये जो मैंने अभी दिया है उसमें अटेम्प्ट मेरा कैसे, केसेस मेरे कौन से थे, और उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस एग्जामिनर्स को फेस करने का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और थोड़ी सी आप लोगों को टिप्स भी जो है, सजेशंस कह रहे हैं उसे, जो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, जो आप लोगों ने मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी अपनी ट्रेनिंग के दौरान, और अपने जो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑन द एग्जाम डे आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा। जी डॉक्टर आकाश, कहाँ से स्टार्ट करें? सर, थैंक यू सो मच। दिस वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रो अबाउट यू। आई नो कि काफ़ी चीज़ें अटैच होती हैं, लेकिन टाइम चूंकि कम है सबके पास। तो हम शुरू करते हैं आपकी सर ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं और तैयारी के हवाले से बताएं कि कहाँ कब आपने सोचा या आपने कब तैयारी एक्चुअल में स्टार्ट की। मतलब हम लोग यूजुअली जब हमारे थीसिस या डिसर्टेशन अप्रूव होती है उसके बाद ही हमें फिर आता है ना, रियलाइज होता है कि यार हमने ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो प्लीज बिल्कुल रियल बताएं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग ज्यादा यही हैं। तो कुछ लोग होते हैं बहुत के वो फर्स्ट हम्म, डे से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं, तो इसके बारे में बताएं आप। हम्म। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं, हमारी सारी ये डिस्कशन बहुत ही कैजुअल है, ठीक है? आप लोगों जैसे ही, मतलब मैं भी अभी कैंडिडेट ही था एफसीपीएस का, तो बिल्कुल उसको, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम मेजोरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरा पॉइंट जो है ना वो समझ आ जाए, तो बड़ी कैजुअल हम डिस्कशन करेंगे। तो ट्रेनिंग के हवाले से अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से, वो जो आप लोगों को सबको पता है, मैं उसके हाईलाइट कर देता हूँ जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम थे। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला, बिल्कुल सीन नहीं है। आई होप आप सबको फॉर्मेटिव असेसमेंट पता हो। डॉक्टर रुबीना, आप काइंडली अपना माइक तो ऑफ करें। म्यूट कर दिया उनको। अच्छा, तो ट्रेनिंग के हवाले से अब आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे हमारी सर आप म्यूट हो गए हैं, सॉरी सॉरी फॉर दैट। प्लीज जितने भी सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स, अपने आप को अगर म्यूट कर दीजिएगा तो एक ही बंदा वक्त में बोलेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। जी। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। और हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। तो क्लियर है आवाज़? जी सर, क्लियर है। अच्छा, जी ठीक है।
तो और बाकी हम लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग ज़्यादातर हम लोग ड्राउजी पेशेंट्स और इस तरह के देखते हैं, जबकि एग्जाम में सारे के सारे कॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं। तो ये बड़ा एक फ्लॉ है। ड्राउजी पेशेंट्स हमारे पास ईआर हम लोग करते हैं, वार्ड्स में ज़्यादा फोकस आ रहा हमारा ड्राउजी पेशेंट्स पे होता है। नो डाउट हमारा वो ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन जो ओपीडी जिसके हमारे पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, उस पे जो है वो हमारा सबका वीक होता है कैंडिडेट्स का। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से ये इश्यूज हैं, ट्रेनिंग में सबको इश्यूज होते हैं। और ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हुई थी, मेरा रिटर्न एग्जाम हुआ था ट्रेनिंग के दौरान। अब हमें एज सच उस तरह की क्या स्कीम है सीपीएसपी वालों की, क्या एग्जाम स्कीम है, किसी ने प्रॉपर उस तरह गाइड नहीं किया। अच्छा, एग्जाम मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे ही आप लोगों का जब ट्रेनिंग एंड होती है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर वही हैं जिनकी ट्रेनिंग एंड हो चुकी है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में अपीयर होना है या फिर काफी दफा वो एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने केसेस भी बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सजेशन देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग ना अपना माइंड सेट, पहले तो सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करें। यहाँ पर लोगों का माइंड सेट बहुत ज्यादा शुरू से यही होता है कि अच्छा नहीं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अटेम्प्ट में जाके जो है ना वो हम लोग जो है ना वो एग्जाम कर ही लेंगे, कोई ना कोई हो ही जाएगा। ठीक है, माइंड सेट बहुत लोगों का ऐसा खराब माइंड सेट है, और सीनियर्स ने भी, बहुत सारे सीनियर्स ने भी इस तरह किया होता माइंड सेट। अब यकीन करें, हमारे सीनियर्स जो है ना वो मुझे भी फर्स्ट टाइम ये कह रहे थे, अच्छा पहली अटेम्प्ट है तो फिर आप तो सिर्फ उसकी टॉक्स की तैयारी करें, फिर आप क्लिनिकल केसेस की क्यों तैयारी कर रहे हैं। मतलब अपने जूनियर्स का ऐसा वो माइंडसेट बनाया होता है उन्होंने कि जी पता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिनिकल केसेस भी पास होना बड़ा मुश्किल है। और फिर वो जूनियर भी यही समझ के चलता है कि अच्छा मैक्सिमम हम जो है ना अभी सिर्फ रिटर्न की तैयारी कर लें, क्लिनिकल हम अगली दफा में निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह बिल्कुल आप लोगों ने जो है ना वो नहीं करना कि हम, आप लोगों ने अपना फोकस रहना, माइंडसेट चेंज करना है कि एग्जाम निकालना है। बेशक आपका पासिंग रेट एग्जाम में 10 to 20% है, लेकिन ये मैंने देखा है कि जो फोकस्ड और डिटरमिन्ड लोग होते हैं वहां पर पासिंग रेट 80 to 90% होता है। ठीक हो गया। मैंने अपने रिटर्न के फौरी बाद 3 months विदाउट जॉब अपनी तैयारी की थी एग्जाम की। और उसमें मैं आप लोगों को तैयारी के हवाले से थोड़ा सा ये बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सिंगल पार्टनर रखें अपना, ठीक है, एग्जाम की तैयारी के लिए सिंगल पार्टनर, नॉट मोर देन वन, और मैक्सिमम 2 पार्टनर्स आप रखें। उससे ज्यादा पार्टनर सिर्फ आप हैफेजर्ड तैयारी होगी, कोई आपका आउटकम कुछ नहीं होगा, पहली बात। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके एग्जाम में जो शॉर्ट और लॉन्ग केसेस हैं, ठीक है, उसमें शॉर्ट केसेस आपका मोस्ट डिफिकल्ट और कोर चीज उसकी होती है स्कीम्स। ठीक है, आप स्कीम्स अपनी, जिसमें शुरू में 1 week 10 days आप लगा के अपनी स्कीम्स को परफेक्ट करें। ठीक है, और स्कीम्स में ये भी देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आप कर रहे हैं। एक जनरल सी स्कीम जो है वो बिल्कुल जनरल स्कीम ना बनाए। ठीक है, एग्जामिनर को ज्यादा आपसे ये रिक्वायर होता है, एक्सपेक्ट ये करता है कि वो आप कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वो अपनी स्कीम्स को इस तरह परफेक्ट करें। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप कितनी दफा बीच में आप रुक रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब आप स्कीम्स अपनी फॉलो करते हुए कितनी दफा सोच रहे हैं। ठीक है, आपका हाथ कितनी दफा रुक रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही ध्यान दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। ठीक है, और इसी स्कीम्स को लेके ही, इसी वजह से मैंने जो है वो सेशंस वगैरह का अपना सोचा था, जी स्कीम्स के सेशन स्टार्ट करने हैं, ब्ला ब्ला। अच्छा खैर, उसके बाद जब आप वार्ड में जब आप जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आपने 4 hours डेली का, आपने 4 hours वार्ड में लाजमी लगाने हैं। उसमें आपका जो एक पार्टनर है, आप और वो आपका पार्टनर, 2 शॉर्ट केस वो करे, 2 शॉर्ट केस आप करें। आप उसको ऑब्जर्व करें, वो आपको ऑब्जर्व करे, और एक लॉन्ग केस वो करे, एक लॉन्ग केस आप करें। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी कहने वाली है, जो कि मिस्टेक भी आप लोग मैक्सिमम करते हैं सारे लोग, उसमें ये चीज है कि आप लोग ओवरऑल्स के साथ और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो सिर्फ शायद 1 week पहले शायद इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, या एग्जाम डे पे सिर्फ ओवरऑल और इंस्ट्रूमेंट साथ उस तरह प्रैक्टिस करते हैं। ओवरऑल्स की जेब में अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखिए और उसी तरह एग्जाम पे एग्जाम वाले दिन जाके अप्रोच किए। आप अपनी 3 months की तैयारी कर रहे हैं या 2 months की तैयारी कर रहे हैं, आप विद ओवरऑल्स विद इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल उस तरह टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें जैसे आपने एग्जाम में करना है। ये बहुत ही, शायद आपको इतना आप इसको सीरियस ना लें इस बात को, लेकिन इस ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम डे पे ये आपको इतनी हेल्प करती है। वो जो जेबों में हाथ मारना ओवरऑल में कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, इतना बैड इंप्रेशन जाता है उसका। और 3 months के स्टार्ट से, मतलब जब भी आपने स्टार्ट अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, उसमें आप अपने ओवरऑल के साथ तैयारी करें। ठीक है, स्क्रब्स पहनते हैं, स्क्रब्स पहने साथ ओवरऑल, और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट कौन सी राइट पॉकेट में जो आपने क्या रखना है, लेफ्ट में क्या रखना है, वो वही रहेगा। आपके 4 months 5 months की तैयारी में वो उसी तरह ही रहेगा। ठीक हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। अच्छा, और सीन और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेपरेशन सीनियर्स को जा जाके रिक्वेस्ट करते हैं शुरू से ही कि जी हमें जो है ना वो
हमें आप ऑब्जर्व कर लें, और अभी अपनी तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं होती, आपके स्कीम्स आपकी पूरी नहीं होती, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता और आप सीनियर से जो है ना वो मिस्टेक्स निकलवाना शुरू करते हैं। पहले अपने पार्टनर से कहें कि वो आपकी मिस्टेक्स निकाले, ठीक है, और वो इस तरह आपकी मिस्टेक्स निकाले कि शायद एग्जामिनर भी आपकी इतनी मिस्टेक्स ना निकाले जितना आपका पार्टनर, वही आपका सही पार्टनर है जो आपकी मिस्टेक्स निकाले, ठीक है। बैठ जाएं और एक एक पॉइंट पे उसको जो है ना आप उसके पॉइंट आउट करें मिस्टेक्स, और वो आपकी पॉइंट आउट करें मिस्टेक्स, इस तरह मिस्टेक्स निकाले। हाँ, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है, डेवलप हो जाए कि अब आपकी तैयारी अच्छी, खुद ब खुद आपको अंदाजा हो जाता है कि आप इंप्रूव हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप एक या दो सिर्फ केसेस के लिए आप सीनियर्स को कहें कि वो आपको ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट कर लें। ये नहीं कि डेली आप जो है ना वो सीनियर्स को कहें कि आप जो है पहले दिन से अभी आपकी तैयारी नहीं है, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि ऑब्जर्व कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था डेली के 4 आवर्स का आपका वार्ड का जरूर आपका जो है वो डेली आपने जाना है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि साथ में कोई जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है और क्लिनिक्स कर रहा है, उसके लिए डेली जाना पॉसिबल नहीं है, लाइक वो प्लान करता है कि उसने अल्टरनेट डे पे जाना है, तो इस तरह उसमें क्या है कि आप डेली को रात को 1 आवर 2 आवर्स आप स्पेयर करें, ठीक है, कॉल पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे अपने पार्टनर से आप जो है वो केस, एक लॉन्ग केस आप सरोगेट बन जाएं, वो आपसे हिस्ट्री ले, उसके बाद वो आपको बताए कि एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखेंगे वो बंदा, फिर आप उनसे हिस्ट्री ले, वो एक पेशेंट बन जाए। जिस दिन आप वार्ड नहीं जा सकते उस दिन आप इस तरह करें ताकि आपका वो दिन वेस्ट ना हो प्रॉपर। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे का पूरा दिन वार्ड से कट ऑफ आपने एक दिन भी नहीं रहना जब आप क्लिनिकल की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप फोन पे एज ए सरोगेट अपने क्लिनिकल केसेस जो है वो आपस में डिस्कस करें कि अच्छा जी आप मुझसे हिस्ट्री लें, कोई भी केस बन जाए, लाइक सीएलडी का बन जाए, लाइक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का बन जाए, कोई भी, ठीक है, तो दूसरा बंदा उनकी हिस्ट्री ले। तो ये वाली बात। और उसके बाद एग्जाम डे के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपने केसेस बता दूं और उसकी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं उस पर पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैं शुड आई प्रोसीड डॉक्टर आकाश, केसेस बता दूं, आपने कुछ बोलना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर सही जा आकाश, रहे हैं आप, कंटिन्यू कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं ज्यादा स्पीड अप तो नहीं हूँ? आप लोगों को बाकियों को समझ आ रही है सारी? ज्यादा स्पीडी तो नहीं है? सर जहाँ पे आपको मैं आपका पेस रोकना चाहूंगा तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट हाँ, मुझे करूंगा। आप बता दीजिएगा कि अगर कहीं पर ऐसा लग रहा हो, आपको फील हो रहा हो कि अच्छा मैं ज्यादा स्पीडी हो गया हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जी जी। अच्छा, ये तो मैं आपको सजेशन जो मैंने आप लोगों को दी आपकी तैयारी की, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पहले अपने केसेस डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम डे के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना वो मैं गाइड कर दूंगा कि एग्जाम डे पे आप लोगों ने थोड़ी सी किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक हो गया। बाकी क्योंकि डॉक्टर आकाश ये सेशंस अपने करते रहेंगे, तो आपको डे बाय डे नई नई चीज़ों का पता चल जाएगा, तो ये क्योंकि ये फोकस था मेरे अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं आपको उसकी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरा जो एग्ज़ाम था वो था जी इस्लामाबाद में, और मेरे केसेस जो शॉर्ट केस मैं आपको पहले बता दूं, 4 शॉर्ट केस थे एज इट इज़। उसमें 2 मेरे जीआईटी के शॉर्ट केस थे, एक मेरा न्यूरो का शॉर्ट केस था, एक मेरा कार्डियो का शॉर्ट केस था, ठीक हो गया। और इसी तरह ही बाकी आप लोगों को पता ही है सारा इन्वायरमेंट, 4 एक तरफ शॉर्ट केस होते हैं, 4 दूसरी तरफ, फिर दूसरा हॉल होता है, एटसेट्रा। उस पर नहीं, मैं अपने केसेस आपको पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो सर मैं फर्स्ट आपको केस था स्टॉप मेरा, करना चाहता हूँ। आप एग्जाम जब हम्म, जा रहे थे तो आपको क्या लग रहा था? आप फुली प्रिपेयर्ड जा रहे थे? आपको लग रहा था कि यार यप, आप फुली प्रिपेयर्ड हो, पास होना है आपने, या नहीं थोड़ा सा हैप हेजिडली होता है ना, हम लोग कहते हैं कि यार नहीं, अच्छा, हाँ, चलो इसमें जाके मैं देख आपको मैं लेंगे। बता देता हूँ कि एग्जाम एग्जाम डे पे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2 चीजों का मैं बता देता हूँ। एक तो बात ये कि बहुत सारे मैंने ग्रुप में मैसेजेस देखे हैं, ठीक है, कि ना अच्छा डायज़ेपाम ले लें और इंडिरोल ले लें और एक दिन पहले एंटी डिप्रेसेंट 3 दिन पहले ले लें, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना इस चीज को थोड़ा सा जो है ना वो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आप एग्जाम से पहले नमाजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने 5 टाइम की आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स की प्रेयर हैं आपके साथ, ठीक है, और आप इस चीज को अपना ट्रस्ट आप इस पे डेवलप करें कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारी दुआ कर रहे हैं, तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वो तो एक नेचुरल फिनोमेना होती है, मेरे ख्याल से जब आप इस पे इतना फोकस्ड हो जाएंगे ना कि अच्छा जी अब मैं अपनी मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नमाजें भी पढ़ रहा हूँ और साथ में मैं दुआएं भी कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए कि आप ये एंजियोलिटिक्स और इस तरह की चीजें जो है ना वो ना लें। उसके बहुत ज्यादा उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, अच्छा कोई नींद भी आने लग जाती है, कोई हैंगओवर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैंगओवर्स उसमें जो है होते ना हैं मसले हो आप। जाते हैं, तो बेहतर ये, जी जी। बिल्कुल ऐसे हैंगओवर्स होते हैं, तो बेहतर ये कि आप सुबह की नमाज पढ़ें जरूर उस एग्जाम से पहले। तो अच्छा, और बाकी जब मैं जा रहा था, एक मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत ही अच्छे मूड में था जब मैं एग्जाम देने जा रहा था। मैंने कहीं पर जो है ना वो एक बात बहुत पहले मैंने एक दफा पढ़ी थी कि जी जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना,
तो एग्जाम की तैयारी के दौरान आप ऐसे तैयारी करें, मतलब यू डोंट नो एनीथिंग, कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप तैयारी कर रहे हैं तब आप ऐसे सोचिए, तैयारी करें कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, आप आखिरी दिन तक एग्जाम की तैयारी में यही सोचें, ठीक हो गया। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपको सब आता है। जब आप ये चीज सोच लेंगे अपने जहन में, ठीक है, एग्जाम वाले डे पे कि आपको सब आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले तैयारी तक आपने ये सोचना है। बेशक ये चीज अप्लाई होती है आपके रिटर्न पे भी, आपके क्लिनिकल पे भी, आपके हर एग्जाम पे। एग्जाम से पहले आपने यही सोचना है कि आपकी तैयारी नहीं है, आप उसको इस तरह प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डे पे आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका तभी हाई होगा जब आप सोचेंगे कि अच्छा अब मेरी तैयारी, मुझे अब सब आता है, अब मुझे ऐसा कोई केस नहीं होगा, ठीक है। अपने से सोचें कि जो मेरा बिल्कुल ना देखा हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, ठीक है। और मैं वहां पर हॉल में आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो तो उसमें ये है कि उसमें सिर्फ वो इस वजह से कि मैं अपनी टेंशन को किल करने के लिए, स्ट्रेस को किल करने के लिए, ठीक है, इस वजह से सिर्फ मैं बड़े अच्छे मूड में था उस वजह से। और वो मुझे इतना हेल्प किया, उस चीज ने इतना हेल्प किया, ठीक है, कि फिर एक टाइम पे मैंने एग्जाम से पहले सोचा अच्छा ठीक है, मैंने अपना अपना मैंने इनपुट दे दिया, ठीक है, एफर्ट कर ली, दुआएं कर ली, अब आगे जो है वो पास होना ना होना अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक हो गया। तो इस चीज से आपको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जब आप स्ट्रेस जाते हैं, आप यकीन करें आप बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक्स करते हैं, जो कि आप हर किसी ने एक्सपीरियंस भी की होंगी, कि एग्जाम से वापस आके हर किसी को पता चलता होगा यार ये तो बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक मैं करके आया हूँ। और उसकी मेन रीजन ये है आपका स्ट्रेस है, और आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो आपका बड़ा खराब होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं केसेस में बता रहा था। बिस्मिल्लाह तो करें सर। सबसे पहले मेरा जीआईटी का फर्स्ट केस, मेरा जीआईटी का था, 30 इयर्स का था, उसको लड़का जिसको डीप जॉन्डिस था। ही वाज डीपली जॉन्डिस, शाइनी नेल्स थे, स्क्रैच मार्क्स थे उसको अपर एंड लोअर लिम्स के ऊपर, एंड ही वाज हैविंग मैस इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक हो गया। तो उसको उसकी आपकी सर फाइंडिंग्स कमांड भी क्या थी? आपका फर्स्ट केस था, मेरी आपकी कमांड, कमांड क्या थी? जीआईटी का जो केस होगा ना उसमें आपकी कमांड एफसीपीएस एग्जाम में वही होगी, डू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, डू द रेलेवेंट, ठीक है, यही कमांड होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं एक और बात इंपॉर्टेंट जो आपको सीआईटी के केस में साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स एग्जामिनर्स ने सोचे हुए होते हैं, ठीक है, कि अच्छा इससे रेलेवेंट अगर ये यहां तक पहुंच गया, इस एग्जाम मैंने इसको एक कमांड दी है उससे रेलेवेंट अगर ये इस पॉइंट तक पहुंच गया तो ही इज पास्ड, ठीक है। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा और वो इधर उधर इररेलेवेंट चीजें करता रहा तो वो पास नहीं है। मैं आपको एक बात, इसी के साथ एक लिंक्ड बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ना बहुत सारे लोग ऐसे जो एग्जामिनर्स की शिकायत कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, ठीक है, एफसीपीएस एग्जाम की या सीपीएसपी की शिकायत कर रहे होते हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं, उसमें से बहुत सारे लोग एग्जाम में मिस्टेक्स करके आए होते हैं, ठीक है, और उनको अपने मिस्टेक्स पता होते हैं। अच्छा, उनके एंड से गलती क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ट्रेनिंग में वो हाईलाइट नहीं की जाती वो वाले इश्यूज, ठीक है, ट्रेनिंग में उनको वो मिस्टेक्स नहीं निकाली जाती, ट्रेनिंग में उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नहीं उनको कहा जाता, ठीक है, इतना ज्यादा। तो वो जो कॉमन मिस्टेक्स वो एग्जाम में करते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल एक बिल्कुल मामूली मिस्टेक लग रही होती है, जो कि उन्हें लगता है कि अच्छा एग्जामिनर ने तो हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, ठीक है, वो ट्रेनिंग में उनकी मिस्टेक निकलनी चाहिए थी। तो इश्यूज ज्यादा ट्रेनिंग का हमारा ज्यादा इश्यूज है और कम्युनिकेशन स्किल्स के ज्यादा इश्यूज हैं। नो डाउट बहुत बीच में होते हैं, 10-20% खड़ूस एग्जामिनर्स होते हैं जो कुछ भी आप सुना लो उनको नहीं पसंद आता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जो ग्रुप में बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं सीपीएसपी को, वो उन्हें अपनी मिस्टेक्स का पता होता है, एग्जाम की मिस्टेक्स जो उनकी एग्जाम की मिस्टेक्स है। हाँ, उनकी गलती इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको वो मिस्टेक्स सही तरह से उनको नहीं बताई गई और उनकी इंपॉर्टेंस नहीं बताएगी। तो मैं आपको इससे लिंक इसलिए बता रहा हूँ कि जीआईटी के केस में, ठीक है, अगर आपने लिम्फ नोड्स तक नहीं पहुंचे, आपकी स्कीम में आप रिलेवेंट में लिम्फेडिनोपैथी पे नहीं पहुंचे, लेट्स सपोज, और आपको कोई मैस मिल गया एब्डोमेन में, तो ऑफ कोर्स आपका रेलेवेंट एग्जामिनेशन पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें अब एग्जामिनर्स के एंड पे बात आ गई कि वो अब आपको कितना, अब आपको ओब्लाइज करे ना करे, ठीक हो गया। तो एक दो चीज हर केस में वो सोच के बैठे होते हैं कि आप वहां तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ठीक हो गया केसेस में। फॉर एग्जांपल सर, और आकाश, इसी मैंने आपको केस बताया में। इसी स्कीम्स की वजह जी से जी, मैंने जो है ना वो सेशंस भी इसी वजह से अपने शुरू करवाने लगा बिल्कुल हूं, ठीक सर, है। इंशाल्लाह वो 22 सेकंड जो मेरा सर इसी केस में बताएं जी, आप। इस केस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एक डिफरेंशियल, ठीक है। हाँ, इस केस में मैंने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अपना ब्रॉड डिफरेंशियल बताया, ठीक है, ब्रॉड। एग्जाम में अ, आवाज आ रही है मेरी? जी एग्जाम में आप जितना जितना आप ब्रॉडर रहेंगे ना, जितना आपके डीडीज ब्रॉडर रहेंगे आप उतना सेफ रहेंगे, सेफ, ठीक है। जितना आप नैरो होते जाएंगे, जितना आप टनल्ड होते जाएंगे, आप उतना आपके रिस्क है आपका वहां पर एग्जाम में
फंसने का एग्जामिनर के सामने, ठीक हो गया। तो आप जितना ब्रॉडर डीडीज आप बताएंगे, ब्रॉडर से नैरो आप खुद एग्जामिनर आपको ले जाएगा, लेकिन आप खुद से नैरो से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ट्रबल है सारी, ठीक है। मतलब फिर आपके लिए ब्रॉडर वापस ब्रॉडर बताने, ब्रॉडर का मतलब कॉमन यही, बताने। ब्रॉडर का फॉर मतलब मैं आपको एग्जांपल इस बताता हूँ, पेशेंट को ब्रॉडर सर का इसकी मतलब यही फैंडिंग्स है। बता दीजिएगा जरा, जो कि ताकि बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आप लिसनर्स। देखें डीप जॉन्डिस, शाइनी नहीं नेल्स, सर, एब्डोमेन स्क्रैच एब्डोमेन में आप कहाँ कैसे पहुंचे? आपने देखा पेशेंट है, यंग है, ठीक है, वो उसकी स्टेबल है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन की कमांड थी, ठीक है, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, डू द अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो पहले मैंने अब्डोमिनल एग्जामिनेशन ही किया, तो उसमें पेशेंट को एक जनरल लुक, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, तो उसमें हमें अंदाजा हो गया था अच्छा पेशेंट एक डीपली जॉन्डिस है मुझे। तो फिर मुझे मैस एपिगेस्ट्रियम में मिला, तो उसके बाद मैं फौरन प्रोसीड किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि फौरन मैं प्रोसीड किया स्क्रैच मार्क्स के ऊपर और शाइनी नेल्स के ऊपर, ठीक हो गया। डीप जॉन्डिस उसका वैसे ही नजर आ रहा था, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैंने टाइम में ये चार चीजें तो मैंने स्किप नहीं करनी, फिर मुझे जो बाकी टाइम मिला उसमें जो मैं चीज अगर कुछ रह गई है तो मैं देख लूंगा, लेकिन ये चार चीजें मैंने स्किप नहीं करनी और उसमें ये सारी फाइंडिंग्स थी। अच्छा, फिर उसका मैंने ब्रॉडर एक डिफरेंशियल बताया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर, क्या वजह हो सकती है। तो उसमें मैंने एक सीए हेड ऑफ पेंक्रियाज को छोड़ के, क्योंकि उसकी एज वो वाली नहीं थी, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने बाकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के जितने ब्रॉडर थे, इट कैन बी कोल्डोकोलिथियासिस, कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, पेरिएम्पलरी, वो सारे मैंने जो है वो बता दिए, ठीक है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट की बेस पे मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो फेल हुआ हो, ये मैंने बात ग्रुप में भी लिखी थी। जब आपने अपनी स्कीम अच्छे कॉन्फिडेंटली कर ली, पेशेंट को आपने फाइंडिंग स्पीक कर ली और आपने उसको प्रेजेंट कर दिया एंड सुटेबल डीडीज बता दिए, ठीक है, आपका वहीं डिसाइड हो गया। शॉर्ट केस में आपका शायद 5 to 10% आपका मैटर करता है, बाद में आपका वाइवा, ठीक हो गया। आपकी स्कीम्स और आपकी डीडीज मैटर करते हैं। सेकंड मेरा केस था, 55 ईयर्स का एक ओल्ड एज मैन था और उसका प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन की कमांड थी। प्रिकॉर्डियम एग्जामिनेशन की कमांड में उसी तरह उसका जो फाइंडिंग्स थी, उसको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर था ऑल ओवर द प्रिकॉर्डियम, ठीक हो गया। और ही वाज 55 ईयर्स एज, और उसके बाद उसमें एक ट्रिक पॉइंट, वो वैसे एओर्टिक स्टेनोसिस का केस था विद गेलावर्डन फिनोमेना, ठीक हो गया। जो मर्मर वाला पेशेंट होता है उसमें आपने पेट डायग्नोसिस ही बताना होता है, ठीक है, उसमें नथिंग टू डू विद द डिफरेंशियल, लेस लाइकली कि आप उसमें डिफरेंशियल पे जाएं। माइटल स्टेनोसिस में यूजुअली फिर भी पूछ लेते हैं डिफरेंशियल, अदरवाइज आपने जो है वो आपने एग्जैक्ट डायग्नोसिस ही बताना होता है। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उसमें मुझे ये पता था, ठीक है, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था एग्जाम की, तो जब भी सीवीएस का केस आएगा यू विल नेवर मिस ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। अब मुझसे पहले कैंडिडेट्स ने उसमें ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया था, टाइम खत्म हो गया था फाइंडिंग्स को कंफर्म करने में। अब आपने सीवीएस के केस में मैंने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, वहां तक मैं पहुंच गया स्कीम में, मुझे पता था इस पेशेंट का नैरो पल्स, बीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपी पल्स और जेपी तक अगर आप पहुंच गए सीवीएस केस में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी हर हर केस में ये वेरी करता है। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पूछी, ट्रीटमेंट पूछा, और उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स को उन्होंने हर किसी को यही बोला बाद में जब उन्होंने डिस्कस किया कि आपने ब्लड प्रेशर क्यों नहीं चेक किया, ठीक हो गया। मतलब उसमें वो सोच के बैठे हुए थे अच्छा जी रेलेवेंट में बीपी कोई चेक करेगा तो मैं उसको जो है ना वो पास कर दूंगा, अदरवाइज जो है नहीं करूंगा, ठीक हो गया। मतलब ये उन्होंने पॉइंट मूविंग ऑन, थर्ड केस संभाला जो हुआ मेरा था था, कि एएस तो सारे पिक कर लेंगे, इजेक्शन बिल्कुल सिस्टोलिक तो सारे पिक कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली बीपी उसमें चेक नहीं किया जिन्होंने। उन्होंने ये सोचा कि नैरो पल्स प्रेशर तक अगर कोई पहुंचा, बीपी किसी ने चेक किया, तो मैं उसको पास कर दूंगा, बाकी सबको आप वो उसके अपने उसके अपने एज पे है, ठीक है, वो करेगा नहीं करेगा ये उसकी कोड, ठीक है। तो ठीक है, आगे। थर्ड थर्ड केस मेरा था मैसिव स्प्लीनोमेगेली का, वो भी एक ऑलमोस्ट 35 ईयर्स का लड़का था, वो मैसिव स्प्लीनोमेगेली थी उसको पेशेंट को, ठीक हो गया। अब उसमें इसी तरह एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की ही कमांड थी, और उसमें मुझे ये पता था जीआईटी के केस में कि मैंने लिम्फ नोड्स जरूर देखने हैं, ठीक है, सही हो गया। और क्योंकि ये मैसिव स्प्लीनोमेगेली थी तो मैंने ब्लड प्रेशर का जरूर ट्राई जरूर करना है, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया के बैकग्राउंड में, और बाकी मैंने लिम्फ नोड जरूर देखने देखने हैं, ठीक है। पैलर, जॉन्डिस, लिम्फ नोड, ये चीजें जो हम मैसिव स्प्लीन के साथ हमने रेलेवेंट में देखना, वो एक स्कीम है, और फिर अगली चली जाएगी बात। और उसके लिम्फ नोड्स वाकई पैल्पेबल थे, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स थे उसके, और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पैल्पेबल थे, ठीक हो गया। तो आई गेस वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कि अच्छा लिम्फ नोड्स तक स्कीम, क्योंकि हमारी मिस्टेक्स क्या होती है कि हम जब जीआईटी एग्जामिनेशन करते हैं फौरन हम लोग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आ जाते हैं, और जीआईटी पूरा करने के बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में
अब लिम्फ नोड्स तक अब कुछ लोग अपनी रेलेवेंट में पहुंच भी जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है जनरल फिजिकल से, अदरवाइज वो कुछ लोग नहीं पहुंचते। लेकिन मैं जीआईटी के बाद फौरन मुझे पता था कि मैंने लिम्फ नोड नहीं स्किप करने, पैलर जॉन्डिस लिम्फ नोड नहीं स्किप करने, तो बाकी चीजें बेशक बाद में स्किप हो जाएं। और जब मैंने वाकई लिम्फ नोड्स उसके देखे तो उसके लिम्फ नोड्स पैल्पेबल थे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इसमें मैं ये मिस नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस वक्त मदद की कि मैंने वाकई जो है माइंड क्लिक किया कि मैंने लिम्फ नोड्स देख ली, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने डीडीज पूछे तो मैंने उसमें बहुत ब्रॉडर, वेरी ब्रॉडर मैंने कहा कि इसको जी लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है, इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। मैं वही बता रहा था कि ब्रॉडर के बाद जब आपसे वो खुद पूछेंगे उनको क्वेश्चंस करने का मौका दें, ठीक है। जब आपसे वो खुद पूछेंगे अच्छा कौन सा क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है डॉक्टर साहब, कौन सा जो है लिम्फोप्रोलिफरेटिव, फिर आप बोलना शुरू करें। अगर आप डायरेक्ट बताएंगे इस तरह के पेशेंट में कि अच्छा जी इसको जी लिम्फोमा हो सकता है, या आप इसको बोलेंगे सॉरी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो सकता है, या आप उसको डायरेक्ट बोल देंगे अच्छा जी इसको डिसेमिनेटेड टीबी हो सकती है, ठीक है, तो आपने उसके क्वेश्चंस को कम कर दिया। आप उसको क्वेश्चंस करने का मौका दें ताकि वो आप उसको मार्क्स देने का भी मौका मिले, राइट। तो आप उससे मैक्सिमम आप जितना ब्रॉडर उसे बताएं, उसको टाइम दे पूछने का, आप ब्रॉडर उसे बताएं ताकि वो आपसे आगे क्वेश्चन करता जाए, बेशक आपको आंसर्स पता है, ताकि आपके क्वेश्चन इंक्रीज हो। ठीक हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें आपके जब आप वाइवा दे रहे होते हैं। अच्छा, ये मेरा थर्ड केस था, इसमें यही दो डिफरेंशियल पे उन्होंने फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस पूछी, ट्रीटमेंट पूछा, और उसके बाद वो भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा केस हो गया। फोर्थ मेरा जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी केस था। उसमें मेरा पेशेंट था कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट था, और मेरी कमांड जो थी उसमें मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम्स की कमांड थी, और मोटर सिस्टम ऑफ, और उसको प्रोक्सिमल मायोपैथी थी। वैसे पेशेंट को प्रोक्सिमल मसल उसकी वेस्टिंग थी, पावर रिड्यूस थी 3/5, ऑलमोस्ट इतनी 4/5 पावर थी, और उसके बेड के साइड पे क्रंचीज पड़े हुए थे, ठीक है। तो उससे एक तो थोड़ा सा अंदाजा हुआ, ठीक है। साइड पे बैठ के लाजमी बात है जब आप लोग कर रहे होंगे एग्जाम की तैयारी, तो आप लोगों को ये भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने बेड्स के पेशेंट के साथ जरूर देखना है कि आसपास क्या पड़ा हुआ है, कोई स्पूटम स्पिट करने वाले, कोई आपके पास पॉट पड़ा हुआ है, कोई स्क्रंचेस पड़े हुए हैं, व्हील चेयर पड़ी हुई है, ठीक है, कोई मास्क पड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीजें आपने जरूर साथ देखनी देखनी है, ठीक हो गया। अच्छा खैर, तो वो प्रॉक्सिमल मायोपैथी का केस था और उसको कुशिंग सिंड्रोम था पेशेंट को, और ही वाज हैविंग सोरियाटिक रैश ऑल ओवर द बॉडी, ठीक हो गया। तो उन्होंने इसी तरह कमांड दी। अब उसमें ट्रिकी पॉइंट क्या था, उसमें यही ट्रिकी पॉइंट था कि जैसे आप पेशेंट लेटा हुआ है, मोटर सिस्टम की कमांड है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसमें गेट चेक किए बगैर अपर लिम्स के ऊपर प्रोसीड किया, ठीक है। गेट के बगैर आपका मोटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, राइट। तो लोगों ने सोचा, मतलब कैंडिडेट से सोचा कि वो लेटा हुआ है पेशेंट, तो हम पहले मोटर सिस्टम में एक गेट के अलावा बाकी कोऑर्डिनेशन तक कर लें, फिर अपर लिम कर लें, एंड में हम गेट करा लेंगे, या शायद इस तरह ही लोगों ने जैसे सुना होता है किया होता है, ठीक है। अब ये मिस्टेक, ये वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक और बेसिक मिस्टेक है कि जी कमांड, आपकी प्राइमरी कमांड जरूर पूरी होनी चाहिए, और उसमें यही है कि आप पहले गेट करवाएं, ठीक है। अब मुझसे पहले जो मुझे पता लगा था जी वहां पर कि उस केस पे बहुत कम लोग पास हुए थे, ठीक हो गया। और उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि मोटर सिस्टम की कमांड थी और कैंडिडेट्स ने गेट नहीं की, और वो अपर लिम के मोटर सिस्टम के ऊपर चले गए, और फिर कुछ लोगों ने साथ ही सेंसरी शुरू कर दिया। प्राइमरी कमांड जो मिली है, आप प्राइमरी कमांड पूरी करें। प्राइमरी कमांड के बाद आप फिर पेशेंट, आप उनसे एग्जामिनर से पूछें कैन आई प्रोसीड टू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन, ही विल से यस प्रोसीड, तब आप अपर लिम पे प्रोसीड करें। तो मेरे साथ भी ये हुआ, जब मैंने अपना मोटर सिस्टम का जब मैं कर रहा था, तो एंड में मैंने कहा सर आई वांट टू चेक गेट फर्स्ट, तो उन्होंने कहा नहीं पेशेंट कैन नॉट वॉक, और डॉक्टर साहब इट्स ओके। मैं कहा सर नो, आई विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट, ठीक है, बट आई वांट टू कंप्लीट माय मोटर सिस्टम ऑफ द पेशेंट। तो उसको एग्जामिनर को ये बात अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, इफ यू कैन सपोर्ट पेशेंट, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप पेशेंट को आप गेट चेक करवा लें। और शायद मैंने मुझसे पहले किसी ने गेट उसकी चेक नहीं करवाई थी कैंडिडेट ने। फिर मैंने उसको थोड़ा सपोर्ट किया, वो एक अच्छा जेस्चर गया, मैंने पेशेंट को सपोर्ट किया, वॉक चेक करवाई जो कि उसकी वेडलिंग गेट जैसे मायोपैथी में होती है, तो उसकी मायोपैथिक गेट थी, ठीक हो गया। मैंने गोवर के लिए ऑफर किया, वो गोवर नहीं कर सकता था, बट एग्जामिनर ने देखा कि मैंने उसको गोवर के लिए ऑफर किया, ही सेड इट्स ओके। फिर मैंने पेशेंट को वापस लेट आया, और फिर मैंने एग्जामिनर से पूछा कैन आई प्रोसीड टू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। फिर मैंने उसको अपर लिम का मोटर क्विकली वो किया, और उसके बाद फिर मैंने कुशिंग सिंड्रोम के जितने उसके अंदर साइंस थे जल्दी जल्दी वो देखे, और उसके बाद फिर मैंने वहां का उनका वाइवा दिया। और वाइवा में उन्होंने फिर आगे वाइवा सिंपल सा वाइवा था, क्योंकि मैंने उनके फाइंडिंग्स पिक करके डायग्नोसिस और आगे कॉज भी इवेल्युएट कर लिया कि उसको सोरियाटिक रैश की वजह से वो स्टीरॉइड्स ले रहा था, उसकी वजह से उसको कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हुआ, एंड दैट कॉज हिम
प्रॉक्सिमल मायोपैथी। ठीक हो गया, तो ये मेरा फोर्थ केस था। सर यहाँ और पे सॉरी मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे आप शायद थोड़ा सा अगर हमें बता दें कि आपने प्रेजेंट कैसे किया था, क्योंकि वो पेशेंट मेरा ही लॉन्ग केस था बेसिकली, और उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स थी, और उसमें इवन बिल्कुल उसको ऐसे है, फ्रैक्चर भी बिल्कुल हुआ था, ऐसे। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी हुआ था उसको, और हाँ उसके साथ हाँ, ग्लाकोमा बिल्कुल के ऐसे। साथ अच्छा, मल्टीपल थिंग्स। जी जी। तो बिल्कुल उसके ऐसे, उसको बिल्कुल आपने ऐसे। प्रेजेंट शॉर्ट केस में कैसे किया था? लोअर लिंग की आपकी एग्जामिनेशन की थी, तो आपने मोटर बताया, तो अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है तो प्लीज हमारे लिए बता दें ताकि हेल्पफुल हो जाए, हाँ, क्योंकि ऐसे केस काफी उसमें मैं पेशेंट्स होते आपको हैं जिसमें मैं काफी चीजें आपको होती हैं। हाँ, जी उसमें मैं वैसे आपको ब्रॉडरली बता देता हूँ कि जब मैंने इंस्पेक्शन उसकी प्रेजेंट जब मैंने इंस्पेक्शन बताया उनका, ठीक है, तो मैंने सारा बताया कि देयर आर सिल्वी स्केली रैश ऑल ओवर द लोअर लिम्स, ठीक है, विद लॉस ऑफ हेयर्स, नो शाइनी स्किन, मतलब वो सारी चीजें, ठीक है, इंस्पेक्शन की सारी फाइंडिंग्स मैंने बताई। ये एक अच्छा इंप्रेशन किया, ठीक है, कि इंस्पेक्शन पे मैंने जो है वो एक वो फाइंडिंग, मेन फाइंडिंग उसकी पिक की। उसके बाद जैसे हमने एग्जामिनेशन अपनी रूटीन में याद किया हुआ है, ठीक है, आपने दो दो चीजों को, लाइक देयर इज उसको वैसे हाइपोटोनिया भी था आई गेस, जो मुझे याद पड़ता है, देयर इज हाइपोटोनिया, ठीक है, अलोंग विद नॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। उसको नॉर्मल डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस थे, थोड़ा हाइपोटोनिया था। पावर इज 3/5, 4/5 इन proximal muscles and 5/5 in distal muscles, ठीक है, एंड प्लांटर रिस्पॉन्स इज फ्लेक्सर ऑन बोथ साइड्स। प्लांटर रिस्पॉन्स उसका फ्लेक्सर ही था ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उसको कोई आई गेस पैराप्लेजिया बनाया, कुछ इस तरह की चीज भी थी, कुछ ने हो सकता है शायद उसको न्यूरोपैथी भी हो, लेकिन कमांड मेरी वो नहीं थी, तो मैंने सेंसरी उसका चेक ही नहीं किया, ठीक है। मेरी कमांड मोटर सिस्टम की थी, तो मैंने मोटर सिस्टम में ही उसका मोटर सिस्टम करके उसके बाद अपर लिम का मोटर सिस्टम किया, ठीक हो गया। तो मुझे जितना याद पड़ता है तो उसमें इसी तरह ही वहां, लेकिन इंस्पेक्शन की फाइंडिंग उसकी बड़ी मैटर करती थी प्रेजेंट करते हुए, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है एफसीपीएस एग्जाम का तो, कि ब्लंडर पे तो एग्जामिनर फिर बाकी आपने कुछ भी परफॉर्म कर लिया हो वो तो फिर नहीं छोड़ते। तो बस ये सोच के गया था कि ब्लंडर ना हो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक्स की खैर होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट था शॉर्ट केसेस के बाद। और उसके बाद फिर बस हम लोगों ने टी ब्रेक के बाद फिर काफी लोगों को जो था उसमें, जो एक दो केसेस वहां पर मुश्किल भी थे, आई गेस आपको भी याद होगा, वो मार्फन वाला और वो, ठीक है, और जिसमें मल्टीपल फाइंडिंग्स थी, उसमें कहा जा रहा था जी ये केस डिफिकल्ट है, और काफी लोग इस तरह साइड भी थे। खैर, उसके बाद फिर हाफ आवर का टाइम बीच में था, उसके बाद लॉन्ग केस अलॉट हुए। तो आपको लॉन्ग केस का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ करके, जल्दी जल्दी। जी सर प्लीज। लॉन्ग केस में जो मेरा लॉन्ग केस में जो मेरा केस था वो लॉन्ग केस में जो 35 ईयर्स का लड़का था, और उसको वो एडमिट हुआ हुआ था मिलिट्री हॉस्पिटल में, और उसको डिफिकल्टी इन वॉकिंग थी ऑलमोस्ट 1 ईयर से, ठीक है। अब उसको वर्सनिंग थी, 2 मंथ्स पहले वो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और साथ उसको स्वेइंग की हिस्ट्री थी टू वन साइड, और विजुअल डिस्टरबेंसेस की हिस्ट्री थी। तो खैर, अब हिस्ट्री में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज में जो सबको कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अच्छा एग्जामिनर्स को आपने ये मौका नहीं देना कि वो आपको आधे घंटे के बाद ये कह सकें कि आपने ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, ठीक है। ये आपके अप्लाई होता है लाहौर पे भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, ठीक है। अब कुछ चीजें जो उनके नजदीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो शायद कैंडिडेट के नजदीक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, और बाद में जब वो उससे पूछना शुरू करते हैं कि आपने ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, और उसी बात पे जब वो उसको फेल करते हैं, तो फिर बाद में कैंडिडेट खैर उसको बुरा भला भी बहुत ज्यादा कह रहा होता है। आपने ग्रुप में देखा ही होगा, ठीक है, कि एग्जामिनर ने मुझसे ये पूछा कि आपने जी उसकी तनख्वाह क्यों नहीं पूछी, डेली वेजर है या नहीं, ये क्यों नहीं पूछा, ठीक है। तो सीपीएसपी की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो आप उस हिस्ट्री को प्रॉपर बैठ के अपनी प्रिपेयर करें हिस्ट्री को, ठीक है। वो उसकी तरह एमआरसीपी की या वैसे शॉर्ट हिस्ट्री आपने बिल्कुल उस तरह नहीं करना। सीपीएसपी की हिस्ट्री वेरी एक्सटेंसिव, ठीक है, उसमें आपने सारी डिटेल करनी है, कीपिंग इन व्यू अपने एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम को सोचते हुए आपने हिस्ट्री। और उसमें मैं आपको बस एक यही टिप दे रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका डिसाइड कर लेता है आपका सबका, ठीक है, कि ये पास है कि आप फेल हैं। वही एज इट इज, जैसे शॉर्ट केसेस मैंने आपको स्कीम्स और डीडीज का बताया, इसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे आपका डिसाइड हो जाएगा आइदर यू विल पास और नॉट, ठीक है। हिस्ट्री में आपका पेशेंट के पास जाने से, आपका ओपनिंग सेंटेंसेस से, आपके कॉन्फिडेंस से भी आपका 20-30% आपका उससे डिसाइड हो जाता है, ठीक है। कि हाँ, कोमोर्बिड्स का मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसमें क्या करना है। अच्छा खैर, तो हिस्ट्री में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एंडिंग जो है आपका वो भी, और आपका ओपनिंग सेंटेंसेस, ठीक है, शुरू में 8-10 मिनट
शुरू में एग्जामिनर आपको बहुत गौर से सुनता है, ठीक है, वो चाहे फोन पे लगा वो मैसेज कर रहा हो या वो आपस में बात कर रहा हो, 8-10 मिनट शुरू में आपने इतना उसको अच्छा इंप्रेशन देना है, ठीक है। और यही चीज मैं सोच कर गया था, ठीक है, कि शुरू के 8-10 मिनट उसको आप ऐसा इंप्रेशन दें कि उसके बाद, ठीक है, वो आपको 1000 दफा आगे सोचे कि अगर आप कोई चीज ब्लंडर कर रहे हैं, ठीक है, कोई ब्लंडर मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आपको सोचे फेल करने से पहले शुरू के 8 to 10 मिनट्स वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो आप उसमें एक ऐसा इंप्रेशन दें कि आपका वहां पर आपकी फ्लुएंसी, ठीक है, आप वहां पर क्वेश्चन करते हुए रुके नहीं, ठीक है। और ये इंप्रेशन भी नहीं जा रहा कि आपने बहुत ज्यादा रट्टे लगाए हुए हैं क्वेश्चंस को, और ये इंप्रेशन भी ना जाए कि आपको तो पता ही नहीं आगे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, और वही वाली बात कि आपने 10 मिनट्स की हिस्ट्री के ऊपर मैक्सिमम आपने जो है वो एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, लेकिन बात वही है, 10 मिनट्स की हिस्ट्री तक आपके डीडीज पूरे हो जाने चाहिए, ठीक हो गया। फिर आप बेशक खड़े हो जाएं और उसके बाद फिर आप अपना एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन आपने जब करना है तो उसी तरह ही जैसे आपकी स्कीम है एग्जामिनेशन को उसी तरह फॉलो करते जाएं। और अपनी हिस्ट्री का कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपने 20 मिनट्स तक, ठीक है, आपका कंप्लीट ना हो, ठीक है। या लास्ट में बेशक आप 23 मिनट्स तक भी रख सकते हैं, आखिरी 3 मिनट्स आप दे दें मजीद भी, तो आपका हिस्ट्री का कोई पॉइंट आपका स्किप ना हो, ठीक है। और आखिरी 2 मिनट आप 23 मिनट्स के बाद, जो मैंने भी सोचा हुआ था कि आखिरी 2 मिनट जो 23 से 25 मिनट्स हैं, वो मैं पेशेंट को दूंगा गेट में, गोवर में, फंडोस्कोपी में, ठीक है, एंड पोस्टल ड्रॉप ऑफर करने में। ये 4 चीजों में मैंने सोचा हुआ था, अपनी जो स्कीम बनाई हुई थी कि मैं गेट, गोवर्स एंड पोस्टल ड्रॉप एंड फंडोस्कोपी, ठीक है, इसके लिए मैंने, और मुझे मुझसे उन्होंने उसकी फंडोस्कोपी, आपको पता मेरा जो केस बन रहा था डिफरेंशियल, उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही बनता था फर्स्ट डिफरेंशियल, तो मेरे केस में उसको जरूरी भी था उसकी फंडोस्कोपी। तो मैंने उसकी फंडोस्कोपी ऑफर की एंड ही आस्क्ड मी कि आप करें फंडोस्कोपी, ठीक है। तो फिर मैंने लाइट्स वगैरह का और फंडोस्कोपी की पूरी आपने डिटेल याद करके जानी है कि क्या 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 पेशेंट को आपने समझाना है, कि जिस तरह आपने कि मैं आप जो है ना आपकी आंखों में पहले कतरे डालूंगा और फिर आपने जो है वो आपको उससे थोड़े बहुत आपको चुभन हो सकती है, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है, आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके मुआयने के लिए, आपकी तशखीस के लिए बहुत जरूरी है। सर मैं फिर मैं यहाँ आपकी पर सॉरी आपको जो है स्टॉप आपकी इसलिए आंखों में कर रहा रोशनी डालूंगा। हूँ, ये जब फंडोस्कोपी के हवाले से आई थिंक बहुत जरूरी है। आपने एंड पे छोड़ा हम्म, फंडोस्कोपी, और उसके पीपल्स डायलेटेड थे या बिल्कुल नहीं, तो ये भी बहुत नहीं इंपॉर्टेंट। थे। और मैंने ड्रॉप्स का ऑफ, बिल्कुल ड्रॉप्स आपने कभी नहीं डालने, आपने इरिटेट नहीं करना पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट इरिटेट आपका हो गया, ठीक है, तो फिर आप समझें कि वो बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा एग्जामिनेशन में और हर चीज में, ठीक है। एंड पेशेंट्स इतने समझदार जरूर होते हैं कि आप एग्जाम में आए हुए हैं एंड ही विल ट्राई कि आपको वो फेल ही करवा दें, ठीक हो गया। तो आपने पेशेंट को इरिटेट नहीं करना। एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको एग्जाम डे के हवाले से बताना चाह रहा था, वो मैं आपको पॉइंट्स में भी बता देता हूँ बल्कि साथ ही, कि पेशेंट वेलफेयर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट वेलफेयर। अब इसका फंडोस्कोपी वाला उस बाकी मैं आपको उस पे आता हूँ, भी एग्जाम डे वाला। अच्छा, खैर, तो फंडोस्कोपी मैंने ऑफर किया ड्रॉप्स का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया एग्जामिनर ने, जाहिर सी बात है ड्रॉप्स कोई नहीं डालने देता, 20 मिनट डायलेट भी करने रखना पड़ता है। तो लेकिन आपसे वो ये जरूर सुनते हैं कि आपने पेशेंट को क्या समझाया, क्या कमांड दी, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने कैसे उसको अप्रोच किया, ठीक है। मैंने वार्ड्स में की हुई थी काफी सारी फंडोस्कोप यूज बहुत ज्यादा की हुई थी, मेरी अपनी थी, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस थी। तो अदरवाइज वो आपको अंदाजा कर लेते हैं कि इसने पहले कोई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ फंडोस्कोपी, ठीक है, वार्ड में, और आप इसकी कैसी अप्रोच है, ये इधर उधर तो नहीं लाइटें शाइटें मार रहा है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं, उनको अंदाजा जारी सी बात है हो जाता है, ठीक हो गया। तो फंडोस्कोपी उनसे उन्होंने मुझसे करवाई और बाद में पूछा भी सही कि क्या फाइंडिंग्स थी, तो वो क्योंकि ट्रीटेड पेशेंट था, ऑलमोस्ट ट्रीटेड पेशेंट था, 2 मंथ से वो ट्रीट ले रहा था, तो उसको कोई ऑप्टिक न्यूराइटिस और कोई उसको फाइंडिंग्स नहीं थी, ठीक है। फंडोस्कोपी एब्सोल्युटली नॉर्मल फंडस, ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर खैर 25 मिनट्स में मैंने अपना केस क्लोज किया। एक आधा सवाल मेरा ख्याल से जो मुझे अपना केस बाद में कंपाइल करते हुए क्वेश्चन हिस्ट्री का जो मुझे याद आया वो मैंने पूछ लिया। ज्यादा क्वेश्चंस भी हिस्ट्री के आपने नहीं छोड़ने आखिर के लिए, वो फिर एक गलत इंप्रेशन चला जाता है कि अच्छा ये अब क्यों पूछ रहा है, हालांकि वैसे ऑफिशियली हाफ आवर हमारा ही होता है, हम जो मर्जी मरीज से पूछें, वो हम एग्जामिनर का हेडेक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको भी वो पसंद नहीं करते, ठीक है। ये मैंने मॉक एग्जाम दिए थे, अपना एग्जाम से पहले ही साहिवाल में मैंने एग्जाम दिया था, एक मॉक एग्जाम मुल्तान से मैं गया था एग्जाम देने। तो वहां पर ये 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप लोगों को अल्लाह करे इसमें भी हेल्पफुल हो जाए आप लोगों के लिए जी भी। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आपने मतलब आपने थोड़ा सीक्वेंशियल रहना है, सीक्वेंस आपने जरूर फॉलो करना है, बेशक आधा घंटा आपका ही है, आप जो मर्जी करें, ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें हिस्ट्री स्किप करके दोबारा आखिर में नहीं पूछनी। एक आधा 2
पॉइंट्स अगर आप मिस कर दें, वो इंसान है, हर किसी से हो जाते हैं, तो वो आप एंड में पूछ सकते हैं अपनी हिस्ट्री कंपाइल करते हुए। जैसे कि मुझे उसकी बैग पे उसी बंदे की बैग पे ना स्क्रैच मार्क्स नजर आए थे उसकी कमर पे एग्जाम करते हुए। मुझे लास्ट में याद आया, मैंने इससे इसके स्क्रैच मार्क्स का नहीं पूछा, ठीक है, और वो रेलेवेंट भी था मेरे केस के, क्योंकि मेरा केस डिफिकल्टी इन वॉकिंग था और उसको पीछे स्क्रैच मार्क्स थे, तो मुझे ये लगा कि इसको कोई ट्रॉमा, मतलब वहां पर कोई चीज, कोई कट शट क्यों लगे हैं इसको। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे फौरन बताया कि क्योंकि मैं जंजीरें यूज करता हूँ, अहले तशी हूँ, तो ये मुझे उस वजह से जो है वो रिलीजियस वजह से, उस वजह से मुझे ये मार्क्स हैं। तो अब मतलब ये बेड सोर की उसको तरफ भी उसने आप जा बड़ा रहे हैं, क्लियरली लाउड बताया। बेड सोर्स हाँ की तरफ भी आप एग्जैक्टली जा और वो सकते थे। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साथ, नहीं कंप्रेशन के साथ बड़ा रेलेवेंट है वो पॉइंट, कि वो हो सकता था कि उसको ट्रॉमा जंजीरों की वजह से हो जाता, मेरा केस मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी तो लिंक कर रहा था ना। तो बिल्कुल। एग्जामिनर ने वो बात सुनी कि अच्छा, मैंने एंड में वो पूछ लिया उससे, ठीक है, हो सकता था शायद वो भी ये सोच के बैठा होता कि मैंने इससे पूछना था कैंडिडेट से एंड में कि जी इसने ये नहीं क्यों नहीं पूछा कि स्क्रैच मार्क्स कहाँ से लग गए इसको। खैर वो बस क्लिक किया तो मैंने पूछ लिया। इस तरह का कोई एक आधा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोमोर्बिड वाला मैं आपको बता दूं कि उसमें आपने ना, जब आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने पूछा था कोमोर्बिड वाले में क्या करना है, उसमें आपने प्रेफरेंसेस आपने अपनी सेट करनी है, ठीक है। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप ऐसे पेशेंट्स की जरूर हिस्ट्री जब आप ले लेंगे, 6 से 7 दफा, 8 दफा, 10 दफा, जो इसको कोमोर्बिड इलनेसेस होंगी, ठीक है, उसको छोड़ के अगले पेशेंट पे नहीं मूव करना। आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह के पेशेंट्स की जरूर 8 10 दफा हिस्ट्री ले जिसको मल्टीपल कोमोर्बिड इलनेसेस हो। उसको ये छोड़ के नहीं जाना कि अच्छा ये तो एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो मल्टीपल कोमोर्बिड इलनेसेस वाले की आप हिस्ट्री लें, उसको आप डिवाइड करें, ठीक है। 1.5 मिनट के अंदर आपकी डायबिटीज की हिस्ट्री पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, विद कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसी तरह 1 मिनट के अंदर आपकी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी वो आपने बाकी हर डिजीज का कॉमन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वही कि डायग्नोसिस कैसे हुआ था, कोमोर्बिड की बात कर रहा हूँ, डायग्नोज कैसे हुआ था, उसको क्या सिम्टम्स थे उसके लिए, और किसने डायग्नोज किया था, उसके लिए क्या दवाई ले रहे हैं, कंप्लायंस कैसी है, कभी कोई मसला तो नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या मसले मसाइल हुए हैं, छोड़ तो नहीं देते, ठीक है। मतलब वो आपने उसकी चीजें वो पूरी करनी है, सही हो गया। तो वो एक ब्रीफ सा, और फिर आपने फोकस मेन उस पर कर लेना है। इस तरह से डिवीजन कर लिए हैं कि आपकी कोमोर्बिड में भी आपका फोकस आपकी मेन सिम्टम के ऊपर ही रहे, और एक एक 2 2 मिनट आपने कोमोर्बिड्स को जरूर टच करना है, कि आपको वो ये ना कह सके एंड में एग्जामिनर कि आपने कोमोर्बिड्स का तो कुछ पूछा नहीं, ना वो आपको ये कह सके कि डॉक्टर साहब आपने उसका अभी का मसला तो एड्रेस नहीं किया और आप तो उसी में लग रहे हैं आपके कोमोर्बिड में, ना आपको वो ये कह सके कि डॉक्टर साहब आपने तो कोमोर्बिड्स का पूछा ही नहीं कि इसको डायबिटीज भी है, इसको तो अल्सर भी बने हुए हैं, इसको हाइपरटेंशन भी है, इसको तो डायबिटीज की वजह से नजर कुछ नहीं आता। मतलब आपको ना वो ये कह सके कि आपने नहीं पूछा कुछ, ना आपको ये कहे कि आपने तो प्रेजेंटिंग को एड्रेस ही नहीं किया, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाली बात। अच्छा, और उसके बाद बस मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में जो आपको बताना चाहता तो हूँ, प्रेजेंटेशन के हवाले उसमें से बाकी बताएं, कोई, प्रेजेंटेशन के हवाले से। हाँ प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं बता देता हूँ। जो मैंने लॉन्ग केस अपने जब प्रेजेंट किया था, तो उसमें कि जो मेरा उन्होंने हिस्ट्री जो शुरू का सिस्टमिक इंक्वायरी से पहले डीडीज तक उन्होंने मुझसे बहुत गौर से सुना था। डिफेंड वो आपसे इस तरह करवाएंगे, ठीक है, कि पता नहीं आपने कितना कोई वहां पर लॉन्ग केस करके कितना बड़ा गुनाह कर दिया, ठीक है। अच्छा। मतलब कि आपसे वो डिफेंड करवाने में आपके 5 7 मिनट्स वो लेंगे लाजमी। उसमें आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बस ये की है आपकी सर अगले ये आधे बहुत घंटे की, जो इम्पोर्टेंट है लास्ट अगला, क्योंकि हमें सॉरी, सीनियर्स, सर हमें सीनियर्स यही कहते हैं कि सुपरवाइजर या जो एग्जामिनर है उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना, ठीक है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि ये जो है हाँ दिन तो दिन है, ठीक है, तो हम लोग जी, उसी के ये साइड पे बिल्कुल, ये मैं वाइवा से, लग जाते हैं, तो फिर बिल्कुल ऐसे मैं यार मैं वाइवा कहूँ। से रेलेवेंट ही आपको बता रहा तो ये बहुत हूँ। हाँ इंपॉर्टेंट डॉक्टर है कि काश साहब आपने थोड़ी क्लियर आर्ग्यू नहीं है। करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपना डिफेंड कर रहे होंगे ना, डिफेंड करते हुए आपने जी सर नहीं करना, ठीक है, डिफेंड करते हुए। इसके अलावा आपने हर क्वेश्चन में आपने उनके साथ किसी में आर्ग्यू नहीं करना। हाँ लॉन्ग केस में जब आप अपना डिफेंड कर रहे होंगे, तो आपने उसमें आपने अपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उनसे आर्ग्यू करने हैं, और वो आपसे लॉन्ग केस के आपके डिफरेंशियल में वो यही देखना चाह रहे हैं कि कितना कॉन्फिडेंटली ये डिफेंड करते हैं, ये शेक तो नहीं होता, ठीक हो गया। और बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि डीडीज आपने बताते हुए डॉक्टर फैसल कि आपने उसमें आपने जरूर आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है, उस तरह नहीं जैसे वो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के बच्चे करते हैं और जी हमने तो सर बुक में पढ़ा है, और इस तरह बिल्कुल नहीं। डिफेंड इन अ पॉजिटिव सेंस कि आपने वैलिड पॉइंट्स जो आपको पेशेंट ने बताए हैं वो आप उन्हीं में से वैलिड पॉइंट्स कैच करके पिक एंड चूज करके आप एग्जामिनर को बताएं, ठीक है,
ताकि आपको अगर वो काउंटर चेक वो करते हैं, काउंटर चेक अक्सर औकात अगर वो काउंटर चेक करना चाहे तो वो काउंटर चेक भी कर ले और आपकी बात ठीक प्रूव हो। डिफेंड करते हुए अगर आपने कॉन्फिडेंस शो कर दिया, आप शेक नहीं हुए, तो फिर आप समझ लें कि उसके बाद आपके लिए केस बहुत आसान हो गया अगले हाफ आवर्स के लिए। फर्स्ट हाफ आवर में तो आपको मैंने बताया हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका सब उस पर डिपेंड करता है। मैंने अपने डीडीज बताए थे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकंड उसका जो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, एंड थर्ड सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये 3 डीडीज मैंने बताए थे। जब भी इस तरह के केस आपके पास होते हैं यूजुअली आपके मतलब इस सिम्टम्स के साथ, ये मैंने यही बताए थे, ठीक है। न्यूरोमाइलाइटिस और साथ में थर्ड मेरा जो है वो सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एमएस पे ही सारे क्वेश्चन उन्होंने एमएस पूछे। कि उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके क्या फेवरिंग पॉइंट्स, उन्होंने पूछा क्या फेवरिंग पॉइंट्स नहीं है आपके फर्स्ट डिफरेंशियल के, ठीक है। फिर मैंने जो कुछ थे पॉइंट्स जो कि नहीं थे फेवरिंग, वो भी मैंने बताए। साथ ही मैंने जो है वो अपने वो भी बता दिए अपने फेवरिंग वो पॉइंट्स थे। एनएमओ का मैंने यही बताया था कि वो आप उस पे एमआरआई के ऊपर और उसके क्राइटेरिया के ऊपर डिफाइन करते हैं और एंटीबॉडीज के ऊपर आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। क्लिनिकली दे आर लुक लाइक, ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस पे वो हैप्पी थे उस पे। बाकी उन्होंने एंड पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, वही मेरा ड्रॉप भी वही क्वेश्चन हुआ था और जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं हुआ था। उन्होंने मुझसे कोई आइसोलेटेड सेरिब्रल डिजीज सुना, आखिरी क्वेश्चन था ये बिल्कुल। काउंसलिंग जब उन्होंने मुझसे करवा ली पेशेंट की, उन्होंने कहा जी अच्छा अब आप इसको काउंसिल करें। डिफेंड करवा लिया, डिफेंड के बाद उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब आप कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एमएस मुझे मतलब वो आता ही था सारा, तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, उसके बाद आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, डॉक्टर साहब न्यू ड्रग्स कौन सी आई हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। उसके बाद आपने उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप इसको कैसे जो है वो करेंगे, काउंसल करेंगे, ठीक है। काउंसल के बाद उन्होंने आखिरी सवाल कोई पूछा आइसोलेटेड सेरिब्रल डिजीज। तो मैं आपसे एक बात मैंने पहले भी कही थी, वो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका नॉलेज 100% होगा। वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी अप्रोच बड़ी ही कॉन्फिडेंट और कंसल्टेंट वाली अप्रोच होगी, ठीक है। वो बिल्कुल वो आपकी पास करते ही आपके पता चलता है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ पिछली अटेम्प्ट तक नहीं पता चल रहा था क्या एक्सपेक्ट। आपके पास ना पूरी जिंदगी तो पड़ी है बाद में नॉलेज वो गेन समझ आ करने के जाती लिए। मेडिसिन इतनी वास्ट है, आपके पास पूरी जिंदगी है पढ़ने के लिए, ठीक है। और आप पढ़ाई कभी आपकी मेडिसिन की खत्म नहीं होती, जाहिर सी बात है। और उसमें बस ये वो देखते हैं कि अच्छा ये किसी चीज का कुछ और तो नहीं बना देते, मतलब कहीं से कहीं तो नहीं ले जाते केस को। ये थोड़े से इश्यूज हैं कि उसमें आपको वो सर आपका मुझे मतलब ये क्वेश्चंस बताएं। ड्रॉप होने में इतना इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल, जी जी। क्वेश्चन नहीं ड्रॉप करने चाहिए सर। ये बात आप कहाँ तक आप इसको रैंक करते हैं कि आपसे इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से पूछ रहे हैं भाई, वो नई नई जो ट्रीटमेंट्स आ रही हैं एनएमओ की, उसमें तो आपको नहीं फंसाया या वो हाँ, पूछा तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं फंसाया। ये सारा मैंने आपको बताया, ये आपका डिपेंड करता है आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट कैसा है, फर्स्ट हाफ आवर आपका कैसा गुजरा है। उसके बाद दे आर वेरी लीनियंट, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, बहुत ही कम। ये इस वाले पॉइंट पे तो मैं आपको कहता हूँ कि शायद 5% ही लोगों के हिस्ट्री एग्जामिनेशन जब आपने बहुत ही अप टू द मार्क परफॉर्म कर लिया तो आपको वो आगे कोई फंसाने की कोशिश करें, ठीक है, वाइवा में। हम्म। हाँ, डिफेंड करते हुए वो जरूर करेंगे आपको, लेकिन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट में वो आपसे बड़ी जनरल जनरल चीजें पूछेंगे, ठीक है। ये आखिरी सवाल मुझसे पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा पूछा, क्लिनिकली आइसोलेटेड या सेरिब्रल आइसोलेटेड सिंड्रोम, जो कि मुझे मैंने उस पर सॉरी कर लिया फौरन। तो उन्होंने फिर मुझे खुद ही उसका आंसर बता दिया, ठीक है। मतलब देवर काइंड इनफ, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने खुद ही कहा अच्छा बेटा ये इस तरह एमएस का एक वेरिएंट है, बड़ा रेयर वेरिएंट है, फलां फलां फलां, इस तरह उन्होंने बता दिया, ठीक हो गया। तो फिर मैंने बस थैंक यू किया और वही वाली की कि आपने हर चीज पे जो है वो सॉरी फौरन कर लेना है। कभी आपने आर्ग्यू नहीं करना एग्जामिनर के साथ, आपने उनको ये शो नहीं कराना कि आपको उनसे ज्यादा पता है, ठीक हो गया। आपने उनको ये शो अगर आपने करा दिया तो वो बड़ा जी इनसिक्योर समझ लेंगे, फील करना शुरू कर देंगे। और सर बाकी यहाँ पे मैं आपसे अभी तो काफी बातें हो गई, और आई होप कि ये तो मतलब इतनी बातें हैं कि इसको आप 2-3 घंटों में भी अगर शायद बताएं तो बहुत कम टाइम होगा, कि जर्नीज हैं और इससे डेफिनेटली हम ऐसे फायदा ले रहे हैं इससे। सर आपसे मैं मेरी मुलाकात हुई थी आई थिंक एग्जाम के बाद, जैसे ही आपने एग्जाम दिया था आप ओवरऑल में बड़े बिल्कुल ऐसे हुई थी। जेंटल तरीके से खड़े हुए थे। बिल्कुल और ऐसे। आई मेट यू, तो मैंने कहा भाई एग्जाम कैसे गया? आप मुझे नहीं जानते थे, मैं भी आपको, मैं पेशावर से आया था, मैंने कहा यार सीपीएसपी से गुजर रहा हूँ तो देखते हैं बिल्कुल कि क्या ऐसे। हालात है। तो आप बहुत ही जो है ना ऐसे लग रहे थे कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, और हमें भी हल्का चला। आपने केसेस लीक के कर लिए थे उस और वो आए भी थे, लेकिन आपका बिल्कुल वो मोरल शोल्डर्स आपके गिरे हुए हैं। और वो अब आपने आप मुझे ये एक बात की वो थी, इसकी एक दो बात, रीजन है। एक बात ये की थी कि भाई मेरी पिक्चर ले लो, मैं बड़ा सेट होकर आया हूँ, तो कम से कम पोस्ट कर लूंगा, वो मेरी पिक्चर अभी भी सेव है उसकी मेरे दो पास। जी जी। उसकी दो रीजन थी। एक तो ये था कि जो मेरे साथ जो मेरे कुलीग आए थे साथ में, ठीक है, ही वॉज वेरी वेरी अपसेट, उनके शॉर्ट केसेस अच्छे नहीं हुए थे, ठीक है।
वो बिल्कुल बहुत ही एक मोड में थे, ठीक है। एक तो मैं उनकी वजह से बहुत परेशान था, वो मेरे सीनियर भी थे और मेरे साथ भी एग्जाम देने आए हुए थे। एक तो रीजन मेरी ये थी, ठीक है। दूसरा भाई सीपीएससी है, आप लास्ट मोमेंट तक में कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप जितना भी अच्छा एग्जाम दे के आ जाओ, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है, एफसीपीएस पार्ट 2 में कौन कॉन्फिडेंट इतना हो सकता है रिजल्ट्स को लेके, कि वो बिल्कुल जो है ना वो खुशी खुशी बाहर बिल्कुल आए। ठीक हो गया। बाकी बेस्ट ऑफ लक सब कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से। सर अभी अल्लाह मैं ताला आप सबको क्वेश्चन पास लेना करे। चाहता हूँ, जो हाँ हाँ, कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात करना चाहता हो, देखो जल्दी बेस्ट। जल्दी जो क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहते हैं तो वो पूछ ले। अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो ये मैंने वैसे अपनी तरफ से सारा ही कवर किया, जल्दी सर, जल्दी जितना हो मैं सकता तो था। आप लोगों को ब्लेम करता हूँ, सॉरी सर, मैं आपको भी ब्लेम करूंगा कि आप लोगों की वजह से मेरिट इतना हाई होता है, इतने आप लोग कोई जीनियस हो ना। यही चीजें करते हो तो फिर वो लोग हमसे भी, ओफ, हम नहीं बेचारों नहीं, से ऐसी भी कोई बात नहीं एक्सपेक्ट कर है रहे होते हैं। अब आपने डॉक्टर जो है ना आकाश। पेशेंट को उठा नहीं दिया, नहीं, वो कोशिंग वाले पेशेंट को शॉर्ट केसेस में ये जब अल्लाह ताला। तो भाई हम लोग तो नहीं उठा सकते वो, बड़ा डॉक्टर आकाश, कैपेसिटी ये वाला बस पेशेंट। उस तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से बस थोड़ी हेल्प हो जाए। बाकी जाहिर सी बात है, आपको पता है एक बेस लाइन लेवल की तैयारी तो सारे ही करके जाते हैं एग्जाम में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो पार्ट 2 में एक बेस लाइन लेवल की तैयारी ना करे। फिर आपकी किस्मत भी है, लक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, दुआएं बहुत मैटर करती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। उस दिन आपके साथ आप कैसे, आपका माइंड क्लिक करता है उस वक्त एट द मोमेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल। सर, ठीक है, बाकी कोई आप कोई मुझे क्वेश्चन बताएं है तो बता प्लीज। दें। सर जो हैं इतने आए हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, और कोई बात जो मुझसे शायद रह गई हो। आप लोगों को हम्म। काफी चीजें पता चली, ठीक है, टैबूज का पता चला कि फंडोस्कोपी के लिए आपने पूछते हैं, लेकिन आपने जो है ड्रॉप्स नहीं डाले, इरिटेट नहीं करना पेशेंट को। इसके अलावा बिल्कुल। फर्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा जो है ब्रॉडर डिफरेंसेस देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने नई बात सीखी है, ठीक है। हम लोग जो है ना बड़े अपने ओवर स्मार्ट करके ना हाँ, तीन बहुत चार स्पेसिफिक देते हैं बिल्कुल, बहुत स्पेसिफिक कि दे देते हैं एग्जामिनर तो शायद हम खुश हो जाए। एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने का मौका दें, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ के मौका ही देना आपको है। मार्क्स मार्क्स देता है, ठीक है। एग्जैक्टली और बिल्कुल इसके ऐसे। अलावा डेफिनेटली तैयारी के हवाले से भी बड़ी जबरदस्त बात हुई, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि आप क्या। और सर, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि एग्जामिनर्स जो हैं आपके साथ जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादती करते हैं? बाय द वे, आपके दोस्त का क्या हुआ जिसके साथ आपने पढ़ा था? हाँ, उसका लॉन्ग केस अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी पास हो गया है, ठीक है। तो बात ये है कि आपका लॉन्ग केस भी, आप मतलब लॉन्ग तैयारी करते हुए ना लॉन्ग केस करने का कैंडिडेट्स का इतना दिल नहीं करता जब वो वार्ड्स में तैयारी कर रहे होते हैं, बिकॉज इट टेक्स हाफ आवर और इसमें इशू। तो आप लॉन्ग केस को इक्वली इंपॉर्टेंस दें जितना आप शॉर्ट केस को देते हैं। लॉन्ग केस बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आपका पास और फेल आपका बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड कर रहा होता है। शॉर्ट केस आप एक गंदा कर सकते हैं, मतलब एक आपका शॉर्ट केस अगर आप एक आपने पुअरली परफॉर्म किया तो वो कंपनसेट हो जाएगा। लॉन्ग केस आपने पुअर परफॉर्म कर दिया तो वो कभी भी कंपनसेट आपका अच्छा नहीं हो सकता सर, एग्जाम में, एक फिर और आपका बात, कोई चांस नहीं है। ये हम लोगों के जहन में होता है कि यार एग्जाम से तकरीबन 3 हफ्ते पहले जो है ना आपने अपना बोरिया बिस्तर उठा के जो है ना सीपीएसपी के वो उन हॉस्पिटल से जहाँ से पेशेंट्स आते हैं वहां पे रख देना है और दिन रात जाने हैं। क्या आपने ऐसा किया था? क्या ये हेल्पफुल होता है? बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैं आपको उसमें मैं बता देता हूँ। उसमें उसमें ये है कि अगर तो आपने उसमें, मैं जनरली एक बात करता हूँ उसमें, ये है कि अगर आपने अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है, आपका एक्सपोजर पेशेंट्स का बहुत अच्छा रहा, आपने एक ऐसी जगह से ट्रेनिंग की जहां पर आपका पेशेंट का एक्सपोजर ऐसा था कि आपने टर्शरी केयर में एक ऑलमोस्ट हर तरह के पेशेंट्स आपने देख लिए स्पेशलिटी वाइज, तो फिर आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है वो पहले जाएं 3 हफ्ते पहले बोरिया बिस्तर लेके और उसके बाद आप वहां पर वार्ड हॉस्पिटल्स में घूमें। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपकी ट्रेनिंग में फ्लॉज हैं, ठीक है, अगर आपको आपको लगता है कि आपके बहुत सारे पेशेंट्स आपके ऐसे हैं जो आपने सिर्फ बुक्स में पढ़े हुए हैं और आपने नहीं देखे हुए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आपकी ट्रेनिंग है लेट्स सपोज, फिर आप जरूर 3 हफ्ते पहले जाएं और आप वहां के हॉस्पिटल से एक्सपोजर लें सारा, ठीक है, मैक्सिमम केसेस का। सही हो गया। यूजुअली लाहौर सेंटर में जो केसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट वो बड़े कॉमन केसेस आते हैं। हाँ ठीक है, एग्जामिनर्स वहाँ काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। इस्लामाबाद सेंटर में केसेस डिफिकल्ट केसेस आते हैं, थोड़े से अनयूजुअल केस, अगर कोई उनके हॉस्पिटल्स में हो तो वो उसको रखना बड़ा जो है वो प्राउड फील करते हैं, एक अनयूजुअल केस को भी रखना, ठीक है। तो उसमें आपको हेल्प भी दे देते हैं अक्सर औकात पेशेंट्स का एक्सपोजर, आपका वहां का एक्सपोजर है तो इट डिपेंड्स कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही और आपका पेशेंट एक्सपोजर कैसा रहा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उस पर ये सारा डिपेंड करता है। लेकिन अगर सर, आपका बहुत अच्छा मैं एक्सपोजर है यहाँ तो पे तो दो ये दिन पहले भी कहूंगा, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 2 दिन पहले सिर्फ जाते हैं। सर मैं यहाँ पे काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूंगा, जो कि शायद ग्रुप से पहले एक्टिव नहीं थे जब मैंने केसेस किया ना। तो जब आप हम के शुरू शुरू में हम लोगों के केसेस हो रहे थे तो वो यूजुअली रिपीट होते हैं। हर दूसरा बंदा मुझे बता रहा था कि यार क्या केस है, तो मैं उनको बता रहा था, कहते अच्छा अच्छा वही पेशेंट जो कि बेड नंबर 3 में पिम्स में पड़ा है भाई, उसका नाम ये है, उसको ये फाइंडिंग्स है। तो भाई
अगर तो उनका वो केस आता है तो डेफिनेटली हेल्पफुल होता है। फॉर इंस्टेंस मेरा आ गया था, ठीक है, मारपन में, ठीक है, उसमें बला की फाइंडिंग थी, शायद आपको पता हो, उसमें बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। क्लबिंग भी थी ग्रेड 4 की, साथ उसको हार्ट में भी कुछ लोचा चल रहा था, राइट। लेकिन काफी चीजें, फेब्राइल भी था, स्प्लेनोमेगेली भी थी, उसको प्रोप्टोसिस भी थी। तो जब अगर इस तरह का पेशेंट जो कंप्लीट मेडिसिन की बुक को आपके पास है और आपने पेशेंट को ना देखा हो, तो डेफिनेटली आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा और आप उस तरह से नहीं प्रेजेंट। हाई आर्च पैलेट कौन जीपी को देखता है, ठीक है, कमांड थी कि जी उसकी जीपी देखो, और जैसे ही मैं बैठा मैंने सारा देख लिया। लेकिन जब उस एग्जामिनर ने बाकायदा जो है ना फिंगर को पीछे की तरफ ले गया ना, तो फिर मैंने कहा कि भाई गया तू, ठीक है। तो यही जब तक आपने केसेस ना देखते हो तो मैं तो ये रिकमेंड मैं करूंगा आपको आप उसका बता देता हूँ, हाँ। आप इसके बारे में बताएं मैं जी। आपको उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये है कि देखें, लॉन्ग केस में ये चीज आपको उल्टा, आपको ये चीज जो है ना वो फेलियर के चांसेस बढ़ा देते हैं आपके केसेस को देखना पहले। लॉन्ग केस की बात करूं, ठीक है। लॉन्ग केस में अगर आपने पहले केस देखा हुआ होगा, इट विल इंक्रीज योर चांसेस, ठीक है, टू फेल द एग्जाम। आप बहुत ही ज्यादा, आपकी हिस्ट्री बहुत डायरेक्टेड हो जाती है। आप ना चाहते हुए भी आप क्वेश्चन जो है ना वही पूछना शुरू कर देते हैं जिस चीज का वो पेशेंट होता है। लॉन्ग केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट केस में आपको हेल्प जरूर मिल जाती है उसमें आपके, क्योंकि आपकी फाइंडिंग्स अगर आपको पता है पेशेंट की, तो आपको जरूर हेल्प मिल जाती है। ठीक हो गया अगर आपके केसेस देखे हुए आ जाए। लेकिन फिर मैं वही बात करना चाहूंगा कि केसेस, अब जैसे लेट्स सपोज मेरा एक पेशेंट मेसिस विलियम वाला केस है। इट्स अ वेरी कॉमन केस ना, ठीक है। अपने ट्रेनिंग के दौरान हमने ये देखे हुए केस बहुत दफा, ठीक है। तो इसमें अगर ये मेरा पेशेंट नहीं भी देखा होगा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह के पेशेंट को देखने से पहले, ठीक है। तो बात वही है कि अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है अपने, तो आपको ये पहले देखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपका एक्सपोजर नहीं है पहले बिल्कुल भी, आपको लगता है कि अच्छा यार बहुत सारे ऐसे शॉर्ट केसेस हैं, जैसे डिफिकल्ट, जैसे मिलर फिशर, एक आपका पड़ा हुआ था उधर ही मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, जो आपने बड़ा सुना था जी, एक मिलर फिशर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह के केसेस जो आपने अपनी ड्यूरिंग ट्रेनिंग शायद ना देखे हो या एक दफा देखा हो, तो उसको आप जो है ना उसको इस तरह का देखना हो केस, तो वो फिर आपको फायदा दे सकता है। अदरवाइज आपके क्लिनिकली अच्छी आपने पेशेंट एक्सपोजर है तो आपको जरूरत नहीं है। लॉन्ग केस में कोशिश मतलब यही करना चाहिए दुआ कि आपका केस देखा हुआ ना आए। अदरवाइज आपकी हिस्ट्री बड़ी डायरेक्टेड हो जाती है और एग्जामिनर को 2 मिनट में पता चल जाता है कि इसने ये पेशेंट देखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी खराब, उसने जब आपसे एक दफा पूछ लिया कि आपने पेशेंट देखा हुआ है, तो बस फिर आप जो है ना वो बस उसको सही तरह से ना आंसर करेंगे, ना आप उससे सारे डिटेल्स पूछते हैं असल में हिस्ट्री लेते हुए जब आपने पेशेंट देखा हो। तो मैं यही आपको रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आपने देखना है, एक्सपोजर लेना है हॉस्पिटल्स का, तो वही बंदा एक्सपोजर ले जिसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान पेशेंट्स का एक्सपोजर नहीं लिया। वो भी शॉर्ट केसेस के लिए एक्सपोजर ले, लॉन्ग केसेस के लिए एक्सपोजर ना ले। ठीक हो गया। और मैं 2-3 क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ ही आकाश आंसर कर दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह मेरा केस था, आपके पेशेंट रेस्पिरेटरी के तरह के फिर अपने आपके मतलब व्हाट when I auscultate test use ये है पेशेंट कंप्लेंट करते चलिए। अच्छा डॉक्टर रिहाना, उसमें ये है कि बहुत सारे केसेस को ना उन्होंने बहुत दफा मोल्ड किया हुआ होता है। ठीक हो गया। अब जैसे मेरे केस में उन्होंने बताया हुआ था, अब पेशेंट को ये कहा हुआ था कि 2 महीने मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट हुआ आपने कुछ नहीं बताना इसको कैंडिडेट को, ठीक है। उन्होंने कोई चीजें मोल्ड की हुई होती हैं, एग्जाम में पेशेंट को सिखाया हुआ होता है। जब एक डायग्नोसिस एग्जामिनर सोच लेता है पेशेंट के बारे में, तो पहले से ही उसको कुछ ना कुछ बना देता है वो पेशेंट को, ठीक है। आपने उसी को लेके चलना है जो आपको पेशेंट बता रहा है, ठीक है। ये एक तो क्लियर कट बात हो गई कि जो आपको पेशेंट बता रहा है उसको ले। हाँ, उसको फिल्टर अब आपने कैसे करना है, ये अब आपकी उस पे अप्रोच पे है कि आप उसको कैसे कोरिलेट करना है, फिल्टर करना है, ये अब आपके ऊपर है। अच्छा, अक्सर औकात आपने वैसे तो जेंटल रहना है, लेकिन बहुत दफा आप पेशेंट जब आपको इधर उधर की बातें कर रहा हो, आप उसको डायरेक्टेड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई देखें, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, ठीक है। मैं आपसे बाकी मसले भी सारे पूछूंगा, मैं अभी इधर ही हूँ आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं मतलब आपको लीडिंग क्वेश्चन भी अगर कभी आपको करना पड़े डायरेक्ट, तो आप उससे करें, ठीक है। अब ये हाफ आवर आपने यूटिलाइज करना है, इसको ऐसे नहीं जाने देना, ठीक है। इसमें पेशेंट इधर उधर की बहुत दफा बोंगियां मार रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट इस तरह के भी होते हैं। तो उसको अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको लहजा भी करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सही हो गया आपको एग्जाम के हवाले से, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं हो सकता है आप 15 मिनट सिर्फ आप उसको इसी तरह ही जाने दें कि वो कभी एब्डोमिनल पेन बता रहा है, कभी आपको हेडेक बता रहा है, कभी आपको लेग पेन बता रहा है, नॉन स्पेसिफिक बता रहा है। तो आपने उसको डायरेक्ट करने के लिए अगर आपको कुछ कहना पड़े उसको, ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन भी करना पड़े तो आप बिल्कुल करें उसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम से पहले पेशेंट देखने चाहिए नहीं, वो मैंने आपको सारा बता दिया।
और बुक कौन सी रखें ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जाम, वो कोई और भी स्टडी करना है जो हेल्पफुल कोई एग्जाम हो, या कोई और भी ABM प्लस CMDT। जी, CMDT का ट्रीटमेंट जरूर आप लोग पढ़ लें, आप लाजमी, अदरवाइज। और इसके अलावा डेविडसन जो लेटेस्ट एडिशन है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 24th एडिशन, वो जरूर रखें। और ABM बुक एनफ है शॉर्ट केसेस के लिए, इसके ABM से भी ज्यादा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस, सीरियसली आपकी एक दफा स्कीम्स के बाद आपका पेशेंट के ऊपर जितनी प्रैक्टिस है, आपको सारा एग्जाम में काम वही आना है। ABM वाला भी शायद आपको बाद में रिटेन ना रहे, वो जो आप पेशेंट आप परफॉर्म करेंगे और वही पेशेंट के ऊपर ही आप DDs और इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेंगे, चीजें आपको वही याद रहेंगी। ABM से हेल्प जरूर लें, CMDT से भी हेल्प जरूर लें, लेकिन आपस में जितना आप बोलेंगे, जितना ये बोलने का एग्जाम है, एक सिंपल सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जितना आप बोलेंगे, जितना आप आपस में डिस्कस करेंगे 1 से 2 पार्टनर्स के साथ, उतना आपको चीजें याद रहेंगी और उसी तरह ही आप एग्जाम में फ्लुएंटली बोल सकते हैं। आप जितना घर बैठ के पढ़ेंगे इस क्लिनिकल एग्जाम में, उतने आपके कम चांसेस हैं पास होने के, ठीक है। जितना आप डिस्कस करके पढ़ेंगे, जितना आप, इस क्लिनिकल एग्जाम का यही मसला है कि आप घर बैठ के इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तैयार नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो जितना आप डिस्कस करेंगे, जितना पेशेंट के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट, उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आप एग्जाम में भी उसी स्पीड से फ्लुएंटली से बोले, ठीक हो गया। बाकी ABM CMDT बुक कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन बात वही मैंने आपको बताई कि पेशेंट के ऊपर बोलने की प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, और किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो गया, आप लोग वरना इसको फिर वाइंड अप करते हैं। होंगे, तो आई होप कि जो है सर हमारे साथ इन टच रहेंगे। स्कीम्स डेफिनेटली सर शेयर कर दिया जाए, क्या करें, आप आपका अपना भी ग्रुप है व्हाट्सएप का, और हाँ, मैं अपने भी स्कीम स्टार्ट करवा रहा हूँ सेशंस बिल्कुल सर, अगर क्लिनिकल हो केसेस सके की। तो बाकी एक इसके written अलावा भी form कोई में, आपको हेल्प चाहिए हो, जी सर, सर रिटर्न फॉर्म में हाँ हो वो भी सके बिल्कुल, वो तो भी कोई हुआ तो जो 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 बहुत उसके अंदर कोई ऐसी इस तरह की जो कि आपको बाकी जगह से नहीं मिलेंगी, इस तरह की इंपॉर्टेंट कोई होंगी तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, सर, थैंक यू सो मच। ये आपका ऐसा एफर्ट है शायद जो हम बहुत हद तक काफी लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है, मासेस को। ये मैं क्योंकि कोई ये मसला अब नहीं है। अपलोड कर दूंगा गूगल थैंक यू सो ड्राइव मच पे या डॉक्टर आकाश इनवाइट करने के लिए, थैंक और ये यू बहुत सो अच्छा मच, सेशन आप था। पायनियर भी बने। और बेस्ट ऑफ लक टू यू टू, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।